गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। स्वागत है आपका और हमारा प्यारा सा चैनल फिजिक्स से डू सर्व। आज यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स, क्लास 11th का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर काइनेमेटिक्स शुरू करने जा रहे हैं। तो सभी लोग कॉपी पेन निकाल लें और हेडिंग डाल दें, चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स। अब जब बात ये काइनेमेटिक्स चैप्टर की आती है तो इस चैप्टर में बहुत सारे टर्म ऐसे हैं जो आप लोगों ने, आप सभी ने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो उन टॉपिक्स को मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा जल्दी से ख़त्म कर देने की और समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और एंजॉय करें, सीखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। काइनेमेटिक्स में सबसे पहली बात ये जाननी जरूरी होती है कि यहाँ से हम लोग जिस भी चीज़ के बारे में बात करेंगे, एनी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, किसी की भी बात करेंगे, उसको फिजिक्स में क्या कहा जाता है? उसको फिजिक्स में पार्टिकल का नाम दिया जाता है। ठीक है, जितना भी चीज़ है, जो भी पार्टिकल का नाम बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है, ये सब नाम से हम उसको इंडिकेट करेंगे। चाहे कोई बॉडी हो, ठीक है, बॉडी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये सारा नाम हम उसको उसमें यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई कार ट्रेवल कर रही है, ठीक, तो कोई कार ट्रेवल कर रही है, तो जब कार ट्रेवल कर रही है तो उस कार को हम कार ना बोल करके उसको पार्टिकल बोल सकते हैं, उसको ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, उसको बॉडी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन जो वर्ड्स है ये पूरे फिजिक्स में, ठीक है, ये हमेशा रिपीट होते रहेंगे। जितना भी मैटर्स है, जितना भी सब्सटेंस है, जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, उन सभी को क्या किया जाएगा? इस तीन नाम से इंडिकेट किया जाएगा। इतना बात तो आप लोग समझ सकते हैं। ठीक, चलिए उसके बाद हम समझते हैं कि टॉपिक डाला जाए रेस्ट एंड मोशन। ये काइनेमेटिक्स का सबसे पहला टॉपिक है। ठीक है, रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट क्या होता है एंड मोशन क्या होता है? तो आप सभी लोग को पता है रेस्ट का मतलब क्या होता है? सो जाना, क्या, एंड मोशन का मतलब क्या होता है? दौड़ जाना। बट फिजिक्स ये नहीं कहता है कि अगर आप सोए हुए हैं तो रेस्ट में है और अगर आप दौड़ रहे हैं तो मोशन में है। फिजिक्स का ये नहीं कहना है। फिजिक्स इज जस्ट नेचर। ये सब कुछ के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, वो बतलाता है फिजिक्स। तो सोने का मतलब सिर्फ रेस्ट नहीं होता है। सबसे पहला चीज क्या होता है कि अगर हम कभी भी किसी भी चीज का रेस्ट एंड मोशन या कोई भी सिचुएशन उसका जानना चाहते हैं तो सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि आखिर उस ऑब्जेक्ट का, उस पार्टिकल का किसी अदर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या पोजीशन है। बातों को समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? चलिए मान लिया जाए कि कोई आदमी है यहां पर, ठीक है, ये कोई आदमी है, ठीक है, मान लिया जाए। ठीक, अब इस आदमी को यहां पर कोई एक और आदमी है, ठीक है, ये रहा आदमी। ठीक, ये मान लिया जाए पर्सन ए है एंड ये मान लिया जाए पर्सन बी है। अब ये पर्सन ए क्या है? ये बैठा हुआ है, यहां पर खड़ा है, ठीक है, और ये खड़ा होकर के क्या कर रहा है? इस पर्सन को देख रहा है। ठीक, अब ये पर्सन क्या चीज में है? ये पर्सन है मोशन में, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो जब ये आदमी, जब ये पर्सन, जब ये पार्टिकल इस पार्टिकल को ऑब्जर्व करेगा तो इसको ये कैसा लगेगा? ये लगेगा ये चल रहा है। ठीक है, इसको ये कैसा लगेगा? इसको ये ऐसा लगेगा कि ये पार्टिकल जो है मेरे से दूर भाग रहा है, यानी कि चल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसके रिस्पेक्ट में ये पार्टिकल किस में आ गया? मोशन में आ गया। ठीक है, तो जिसके रिस्पेक्ट में, अगर किसी पार्टिकल के रिस्पेक्ट में हम अदर पार्टिकल का अगर उसका नेचर पता करते हैं कि रेस्ट में है, मोशन में है, तो इस पार्टिकल को हम लोग कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब उसका जो नेचर है
रेस्ट में है या मोशन में है, तो उसको पता करने के लिए हमें एक क्या होता है, एक फिक्स पोजीशन की जरूरत होती है। दैट फिक्स पोजीशन इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जरूरी नहीं कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमेशा फिक्स रहेगा। कैसे? जैसे कि मान लिया जाए कि एक पर्सन कोई चल रहा है 60 के स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर, एंड दूसरा पर्सन भी उसी डायरेक्शन में 60 के स्पीड से चल रहा है। जस्ट थिंक अबाउट केस ऑफ ट्रेन। दो ट्रेनें हैं, आपस में एक ही डायरेक्शन में दोनों और एक ही स्पीड से चल रही है, ठीक है। तो इस पर बैठा हुआ बंदा और इस पर बैठा हुआ बंदा जब एक दूसरे को देखेगा, क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में ना तो ये मोशन कर रहा होगा और इसके रिस्पेक्ट में ना ही ये मोशन में कर रहा होगा। मतलब दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, रेस्ट में है ना। ये जब भी इसको देखेगा सामने पाएगा और ये जब भी इसको देखेगा सामने पाएगा, तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो गए, रेस्ट में हो गए। और जबकि यही बंदा अगर बाहर देखेगा, ग्राउंड की तरफ देखेगा, इधर क्या है, ट्रेन उधर चलती उधर ग्राउंड है, ठीक है, इधर पटरी होती है, ठीक। और या फिर ये देखेगा ग्राउंड की तरफ, तो इसे क्या फील होगा कि ग्राउंड तो पीछे की तरफ भाग रही और हम आगे की तरफ चलते चले जा रहे हैं। इसका मतलब इसको फील होगा, जब ये ग्राउंड की तरफ देखेगा तो हम मोशन में हैं, और जब उस बंदे की तरफ देखेगा तो लगेगा हम रेस्ट में हैं। तो क्या हुआ, सेम सिचुएशन है, वही सिचुएशन है, लेकिन उसी सिचुएशन में इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर चेंज कर दिया गया तो उसको रेस्ट भी फील होने लगा एंड उसको मोशन भी फील होने लगा। आई बात समझ में? तो रेस्ट एंड मोशन का जो कंसेप्ट है वो पूरा का पूरा क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। देन हाउ कैन वी डिफाइन रेस्ट? तो सिंपली हम कह सकते हैं रेस्ट के लिए ए पार्टिकल इज said to be at rest if their displacement या distance, जो भी चीज हो, displacement या distance नहीं तो अच्छा, सबसे अच्छा रहेगा position, their position doesn't change with time with respect to frame of reference, ठीक है, with respect to frame of reference, ठीक है। कि अगर कोई पार्टिकल को रेस्ट में तभी कहा जाएगा जब वो पार्टिकल का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब टाइम चेंज करते चला जाए और तब भी उसका पोजीशन चेंज ना हो। जैसे कि मैं खड़ा हूं और हम क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं कि सामने एक पेड़ को देख रहा हूं, मैं भी रेस्ट में, वो भी रेस्ट में, टाइम बीत रहा है, 1 मिनट 2 मिनट 1000 मिनट 100 मिनट 1 दिन 4 दिन 10 दिन, क्या पेड़ अपना पोजीशन चेंज कर लेगा? नहीं करेगा। तो मेरे रिस्पेक्ट में पेड़ क्या हो गया, ट्री क्या हो गया, वो हमेशा रेस्ट में चला गया ना। जब तक हम यहां से मूव नहीं करेंगे तब तक हमको पेड़ भी कैसा लगेगा, रेस्ट में लगेगा। अगर हम दौड़ना चालू कर देंगे और तब पेड़ को देखेंगे तो मुझे लगेगा पेड़ भी मोशन कर रहा है, मैं आगे जा रहा हूं और पेड़ पीछे की तरफ जा रहा है। क्या ऐसा फील होता है ना? तब हमें क्या लगेगा कि हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो किसमें चला गया है, किसमें, मोशन में चला गया। तो रेस्ट का मतलब होता है कि उसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, और उसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम जो लोग जो लिए हैं वो उसके रिस्पेक्ट में टाइम के हिसाब से उसका पोजीशन चेंज नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेस्ट कहते हैं, ठीक है। नोट डाउन, नोट हो जाए तो बस यहां पर हम थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, मोशन का डिफाइन मिल जाएगा, ठीक है। ए पार्टिकल इज सेड टू बी इन मोशन if their position changes with time with respect to frame of reference, अगर उसका पोजीशन क्या करता है, टाइम के हिसाब से चेंज होते रहता है, मतलब सेम पोजीशन पर नहीं रहता है, ठीक है, और विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो भी हम लोगों ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया है उसके रिस्पेक्ट में, तब ऐसे पार्टिकल को क्या कहा जाता है, वो पार्टिकल किस में है, मोशन में है। क्लियर है? सिंपल सा कंसेप्ट था, नोट कर लिया जाए। चलिए
इसको मैं मिटा देता हूं। अब चलते हैं कि ये जो मोशन हमारा होता है, मोशन जिसके बारे में भी बातें की जा रही है, मोशन ये दो तरह का होता है। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन एंड दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, रेस्ट की बातें ज्यादा नहीं होगी। ठीक, सबसे ज्यादा बातें होंगी यहां पर मोशन की, क्योंकि काइनेमेटिक्स में पूरा का पूरा हमें मोशन के बारे में ही जानना है। रेस्ट का मतलब क्या होता है, उसका वेलोसिटी जीरो, उसका एक्सेलरेशन जीरो, सब कुछ जीरो हो जाता है। ठीक है, पार्टिकल मूव ही नहीं करता है। ठीक, चलिए, मोशन दो तरह के होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन एंड एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि अगर कोई पार्टिकल अपना पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है तो रेगुलर इंटरवल में करना चाहिए, वैसे मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। लाइक मान लिया जाए ये हमारा टाइम और ये डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। ठीक है, एक पार्टिकल क्या किया, इस तरह से मोशन करना शुरू किया। व्हाट वी हैव सीन, व्हेनेवर टाइम इज गॉन, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे उसी रेशियो में इसका क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है। टाइम चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड 4 सेकेंड है, सेकेंड में यहाँ पर। ठीक है, एंड इस तरफ मान लीजिए 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर एंड 40 मीटर। क्या हो रहा है, एवरी सेकेंड 10 मीटर गेन कर रहा है, अपना पोजीशन को हर सेकेंड ये 10 मीटर चेंज कर रहा है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल पोजीशन चेंज करता है या इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो ऐसे मोशन को कहा जाता है यूनिफॉर्म मोशन। और इस तरह का जो भी यूनिफॉर्म मोशन आता है उसका ये जो एक्सटी ग्राफ होता है, एक्सटी ग्राफ, ठीक है, एक्सटी ग्राफ, एक्सटी मीन्स एक्स का मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक्स जहां भी है समझ जाना है वो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करता है। ठीक है, आपने तो अभी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बताया नहीं, कोई बात नहीं, इसके बाद बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल अभी समझना है। तो एक्सटी ग्राफ जो यूनिफॉर्म मोशन का होता है ये कैसा होता है, ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन होता है, हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, जहां भी ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन मिले एक्सटी का तो इसका मतलब समझ जाना है कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, इस तरह से भी ग्राफ हो सकते हैं। ठीक है, ये टी हो गया, ये एक्स हो गया, ये ग्राफ मैंने खींच दिया। अब क्या हो रहा है, इस ग्राफ में देखा जाए टाइम चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है। ठीक है, इस टाइम की बात करें पोजीशन वही है, फिर इस टाइम की बात करें अभी भी पोजीशन वही है, फिर इस टाइम की बात करें अभी भी पोजीशन वही है। मतलब टाइम चेंज तो हो रहा है बट उसके रिस्पेक्ट में ये अपना पोजीशन नहीं बदल पा रहा है। ठीक है, तो ऐसे वाले मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे पार्टिकल को हम लोग कहेंगे कि ये रेस्ट में है। क्यों, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के साथ साथ ये अपना पोजीशन चेंज नहीं किया। जो पोजीशन है, मान लिया जाए ये 10 मीटर है, ये 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, दूसरे सेकेंड पर भी 10 मीटर, 4वें सेकेंड पर भी 10 मीटर, 6ठे सेकेंड पर भी 10 मीटर, तो टाइम के हिसाब से अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। तो ये ग्राफ जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और कभी कभी ग्राफ कुछ इस ढंग से मिल जाए, ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए इस ढंग से ग्राफ हो जाए, ये ऐसे, ठीक है, ये ग्राफ है। ठीक, अब क्या देख रहे हैं हम लोग, अब देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं पोजीशन तो चेंज हो रहा है बट टाइम क्या हो गया, इसके लिए रुक गया। टाइम चेंज हो रहा है, इसका नहीं हो रहा है। जहां पर भी देखें सबके लिए सेम टाइम है, यहां पर इसका टाइम रुक गया है। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि टाइम किसी भी पार्टिकल का रुक जाए, नहीं हो सकता है। तो इस तरह का ग्राफ क्या है, नॉट पॉसिबल, मतलब ऐसा ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ के लिए कुछ भी चीज नहीं होती, सीधा सीधे उसको काट देना है। तो जब भी यूनिफॉर्म मोशन की बात आएगी ग्राफ हमेशा कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन में मिलेगा। ठीक है, इस तरह का मिलेगा। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। देखिए ये यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, यहां से पार्टिकल चलना शुरू किया व्हेन टाइम इज 0,
ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ वैसे वैसे ही अपना डिस्प्लेसमेंट भी करना शुरू कर दिया, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन टाइम के साथ साथ अगर क्या हो रेगुलर इंटरवल में चेंज ना हो, ठीक है, तो ऐसे वाले मोशन को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। एंड इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, मतलब एक ग्राफ क्या है, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये ग्राफ है हमारा कर्व लाइन, ठीक है। तो जब भी हमारे पास ग्राफ निकल करके आएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का तो वो कैसा निकल करके आएगा, एक कर्व लाइन आएगा। अब क्या है कि हम यहां पर साफ देख सकते हैं कि टाइम इंक्रीज कर रहा है बट उसके रिस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर अचानक से क्या देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट होना शुरू हो गया। पहला 2 इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, फिर अगला इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट होना शुरू हो गया, फिर अगला इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट अचानक से उठ गया, फिर अगला इंटरवल में और डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया और अचानक से देखते हैं कि उसके अगला इंटरवल डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा हो गया, पोजीशन बहुत ज्यादा चेंज हो गया। तो रेगुलर टाइम इंटरवल के साथ रेगुलर पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है इसमें। जैसे कि इसमें क्या था, इसमें पता था कि हर एक सेकंड 10 मीटर ये चेंज कर रहा है, उसमें तो पता नहीं है हर एक सेकंड कितना मीटर चेंज कर रहा है, कभी भी कुछ भी चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये इस तरह का जो मोशन होता है इसको हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए या फिर नोट कर लिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर किसी को फास्ट लग रहा है तो अपने स्पीड को स्लो कर सकते हैं और अगर किसी को स्लो लग रहा है तो वो इंटू 1.5 या फिर इंटू 2 के स्पीड पर भी देख सकते हैं, दैट्स योर चॉइस, ठीक है। चलिए हम चलते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की तरफ, ठीक है। तो सिंपली वे में, चूंकि ये सब आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में काफी टाइम्स पढ़ चुका है इसलिए ज्यादा मैं इस पर टाइम नहीं लेना चाहूंगा, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट निकलूंगा यहां से। देखिए डिस्टेंस क्या होता है कि मान लिया जाए हमारे पास कोई पाथ है ए बी, ठीक है। किसी पर्सन को ए से जाना है बी तक, तो ए से बी तक जाने के इसके पास कई रास्ते हो सकते हैं, ठीक है। ये कई रास्तों से होकर के जा सकता है, पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2, पाथ नंबर 3। तो सारे रास्ते से जाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्चुअली में पाथ कवर करना पड़ेगा, इस रास्ते से इसको हो करके जाना पड़ेगा। तो दैट एक्चुअल पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। मींस डिस्टेंस के लिए हम सिंपली कह सकते हैं डिस्टेंस कि द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। जो भी एक्चुअल पाथ कवर्ड होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या कहना है, तो इन तीनों डिस्प्लेसमेंट्स, इन तीनों डिस्टेंस में से जो सबसे छोटा और सबसे सीधा रास्ता होगा, तो इसमें से सबसे सीधा, ये तो सीधा है नहीं, ऐसे ही कट गया। क्या ऊपर वाला लाइन सीधा है, तो बोलोगे हाँ सर ये सीधा है, ये ऐसे सीधा गया फिर सीधा गया फिर सीधा गया, 4 बार तो डायरेक्शन चेंज किया है कि कौन सा सीधा हुआ। सीधा का मतलब ये होना है कि इसका डायरेक्शन इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने तक, यहां से चलना शुरू किया इनिशियल पोजीशन, यहां तक पहुंच गया फाइनल पोजीशन, तो यहां से यहां तक आने में इसका डायरेक्शन एक बार भी चेंज नहीं करना चाहिए, उसको हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। और ये डायरेक्शन क्या होता है, सबसे छोटा होता है, मेजर कर सकते हैं, ये तो लंबा होगा, साफ दिख रहा है, कर्व बना रहा है। ऊपर वाला इतना पोर्शन तो खैर इसके बराबर है, ये एक्स्ट्रा इतना और इतना चला कि नहीं चला, चला ना। तो सबसे छोटा रास्ता कौन सा हो गया, ये वाला रास्ता हुआ। तो इसके लिए कहा जाता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
between 2 points is called displacement। ठीक है, सिंपल सा चीज है। कभी भी डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, हमेशा मेरी एक बात ध्यान रखोगे, डिस्प्लेसमेंट में कभी गलती नहीं होगी, किसी भी क्वेश्चन में नहीं। क्या करना है कि जहां से पार्टिकल शुरू करे, यानी कि इनिशियल पोजीशन से जहां पार्टिकल अपना खत्म करे चलने का, ठीक है, उसका चलने का सिलसिला जहां खत्म हो जाए, बस कुछ नहीं, दोनों पॉइंट को पहले मार्क कर लेना है और स्केल रख करके उसको क्या कर देना है, एक स्ट्रेट लाइन खींच देना है। दैट इज ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट। हमेशा ध्यान रखना है, ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट होगा। चलिए जैसे कि एक एग्जांपल समझाता हूं। मान लो कि कोई पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, A B C D, ठीक, सर्कुलर मोशन कर रहा है। हमने इसको 4 भाग में बांट दिया, ठीक है, 4 बराबर भाग में। अब कोई पार्टिकल A से चलना शुरू करता है सर्कुलर पाथ पर और D तक आता है, यहां से चलते हुए ये D तक आया, ठीक है, मान लीजिए चलिए A तक आया, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि इसने इस पार्टिकल ने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो अगर डिस्टेंस की बात आती है तो कितना ट्रैवल करेगा, इसके सर्कमफेरेंस के बराबर। जो सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा, अगर इसका रेडियस r है तो इसका सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा, 2πr, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली तो ऐसे पाथ कवर किया। बट अगर पूछा जाए कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो चलना कहां से शुरू किया, A से, खत्म कहां पर किया, A पर आकर के खत्म किया। इनिशियल पॉइंट भी वही, फाइनल पॉइंट भी वही। क्या कोई लाइन खिंचाएगा, कोई लाइन ड्रॉ नहीं हो सकता है। इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है। फाइनल पोजीशन भी वही, इनिशियल पोजीशन भी वही। तो फाइनल इनिशियल अगर सेम है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बराबर हमने क्या कहा, फाइनल माइनस इनिशियल कहा, ठीक है। तो फाइनल इनिशियल अगर सेम हो जाए तो क्या इसका डिफरेंस 0 नहीं हो जाएगा, ऑब्वियसली है, इसका डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। कब, जब हम A से A तक गए तब। अगर मान लीजिए इसको A से D तक लेके जाते हैं, ठीक है, A से D तक, तो ये इसका डिस्टेंस जो है कितना कवर होता, टोटल 2πr का 3/4 है ना, 3/4 कवर हो जाता। जितना आ जाएगा उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो ये रहा पहला इनिशियल पॉइंट, ये रहा हमारा फाइनल पॉइंट, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट बना देते हैं, बहुत गलत है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा मैंने कहा है फाइनल और इनिशियल का डिफरेंस होता है, तो इसका मतलब नहीं है कि ये पाथ लगा देंगे। हम यहां पर स्केल रखेंगे, स्केल रख करके एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, जो स्ट्रेट लाइन निकल करके आएगा दैट इज आवर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये वाला लाइन है, ये वाला कैसे फाइंड होगा, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ठीक है, और ये 90 डिग्री है। तो इस AD का वैल्यू हो जाएगा √2 × r अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा √2r। क्लियर हो रही है बात को, ठीक है। चलिए एक और प्रॉब्लम समझते हैं। मान लो कोई पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया इस तरह से, A से B गया, नीचे आकर के C गया, फिर D तक पहुंचा, ठीक है। तो अगर पूछा जाए टोटल डिस्टेंस कितना है, तो आसानी से A से B, B से C, C से D जोड़ देना है, पता चल जाएगा। बट अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा कि A से D में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, तब क्या करेंगे, A पर पॉइंट बनाएंगे, D पर पॉइंट बनाएंगे, स्केल रखेंगे और एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। ये जो लाइन निकल करके आया, ये हमें क्या बतलाएगा, ये बतलाएगा डिस्प्लेसमेंट। आइए बात समझ में, डिस्प्लेसमेंट हमेशा ध्यान रखना है, डिस्प्लेसमेंट इसी तरह से निकालना है, कभी गलती नहीं हो किसी भी क्वेश्चन में, गारंटी के साथ, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, ये हो गया पहला पॉइंट, ये हो गया पहला पॉइंट। चलिए और कुछ बातें करते हैं इसमें, जैसे कि अगर हम बात करें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दो अलग अलग चीज पढ़ रहे हैं, आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट में देखा जाए इसके पास एक यूनिक डायरेक्शन है। इसका मतलब क्या है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको जब भी इंडिकेट करेंगे तो इसके ऊपर लगेगा एरो। एंड ये एक स्केलर क्वांटिटी, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, कहीं से भी चला जाता है। तो ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो सिंपल सा चीज है, ये स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी, बाकी तो
दिख ही रहा है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस का जो वैल्यू है वो डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होगा। डिस्टेंस क्या है, छोटा है ना डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस क्या होगा, उससे बड़ा होगा। लेकिन इन सर्टेन केस कभी कभी ये उसके बराबर भी हो सकता है। कैसे, मान लीजिए ये रास्ता मेरा बंद है, ये रास्ता मेरा बंद है, तो इकलौता यही रास्ता बचा ना, तो डिस्टेंस भी वही होगा और डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा। तो इन सर्टेन केसेस ये इक्वल होता है, अदरवाइज डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस बड़ा होता है, डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है। तीसरी बात, चूंकि यह स्केलर क्वांटिटी है तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब इसका जो भी वैल्यू आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, बट ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इट इज जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है। इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। जीरो कब होगा, जब जिस पॉइंट से चलना शुरू करे उसी पॉइंट पर आकर के रुक जाए, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पॉजिटिव कब होगा, जब डिस्प्लेस्ड करेगा। निगेटिव कब होगा, यहां से आगे गया और बैक बहुत पीछे आ गया, तो निगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों में से कुछ भी चीज हो सकता है। ठीक है, एसआई यूनिट डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। इसका भी एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। एसआई यूनिट को स्केलर वेक्टर से मतलब नहीं है। ठीक है, लेंथ है, लेंथ है तो मीटर में ही मेजरमेंट होगा। ठीक है, डायमेंशन की अगर बात की जाए तो दोनों का डायमेंशन भी सेम होता है, एल। ठीक है, इसका भी डायमेंशन क्या होता है, एल होता है। ठीक, तो ये सब बेसिक सी बातें हो गई जो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बताती है। ठीक है, आई होप यहां तक तो आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लिया जाए। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग डालेंगे स्पीड। स्पीड, ठीक है, चलिए सिंपल वे में चलते हैं। जनरली इसको V से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि मान लिया जाए कि कोई पार्टिकल अगर अपना पोजीशन चेंज करता है तो पोजीशन चेंज करने में टाइम भी तो लेता है। तो स्पीड डिफाइन है द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, जो डिस्टेंस कवर करने में चेंज जो आता है उसी चेंज को कहते हैं स्पीड। दैट इज v इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। v इज इक्वल टू x बाय टी, एंड यहां से हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू vt। ठीक है, तो ये चेंज होता है स्पीड, और ये हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारा मोशन कैसा हो, यूनिफॉर्म हो। ठीक है, एक बात का ध्यान आप लोग हमेशा रखेंगे कि जितना भी इक्वेशन ऑफ मोशन निकल करके आएगा वो सब सारा का सारा इक्वेशन ऑफ मोशन डिफाइन किया जाता है वो यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अभी हम लोग सारा यूनिफॉर्म मोशन के लिए समझ रहे हैं। ठीक है, जब मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पार्शियली डिवाइड कर करके तब उस इक्वेशन को बनाएंगे, तब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि पूरे में हम लगा देंगे और पता चलेगा आंसर ही नहीं आया। आंसर इसी वजह से नहीं आता क्योंकि जितना भी फॉर्मूला डिराइव्ड होता है यूनिफॉर्म के लिए डिराइव्ड होता है, और क्वेश्चन नॉन यूनिफॉर्म आ जाता है तो उसको पार्शियली देखेंगे कहां तक यूनिफॉर्म है, वहां तक पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद का तब ओवरऑल निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए ये तो हो गया स्पीड। स्पीड का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा। ये कैसा क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी होने का रीजन है बिकॉज ऊपर में जो टर्म है डिस्टेंस वो भी स्केलर है, नीचे में जो टाइम है वो भी स्केलर है, एंड स्केलर अपॉन स्केलर एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। इसमें एक और चीज जानना है, एवरेज स्पीड क्या होता है। ठीक है, एंड एवरेज का मतलब आप सभी लोग समझते होंगे। ठीक है, तो v एवरेज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी एवरेज पूछेगा तो सबसे पहला काम उसका टोटल डिस्टेंस। अगर टोटल डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है तो हम लोग काउंट करेंगे, निकालेंगे कि टोटल डिस्टेंस कैसे आएगा। डिस्टेंस निकालने का सिंपल वे है। ठीक है, और नीचे क्या लेंगे, टोटल टाइम लेंगे। कभी कभी क्वेश्चन क्या करेगा, ये डिस्टेंस ना देकर के वेलोसिटी दे देगा और टाइम दे देगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उससे
पहले डिस्टेंस निकाल लेंगे और टाइम तो है ही दिया हुआ, टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल जाएगा। दूसरा होता है v इंस्टेंटेनियस। ठीक है, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि अचानक से अगर पूछ दिया जाए कि इस टाइम पर, ठीक है, कि t बराबर 5th सेकेंड पर उसका वेलोसिटी क्या होना चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालते हैं। ठीक है, ये कैसे निकलता है, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये हमें क्या बतलाएगा, इंस्टेंटेनियस, और इस स्पीड को हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, एंड दिस कैन आल्सो बी रिटन एज dx इक्वल टू vdt, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, दिस इज vdt, इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना हो जाता है, x। ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास vdt। मतलब है कि अगर हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। अगर हमारे पास वेलोसिटी दिया हुआ है, इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, जहां पर x क्या है फिलहाल के लिए, तो ये हमारे पास क्या है, ये x हमारा डिस्टेंस है। ठीक है, चलिए ये बातें आपको समझ में आ गया, स्पीड में नोट कर लिया जाए, और नोट करने के लिए थोड़ा सा स्पीड लगा लेंगे, ठीक, ताकि जल्दी नोट हो जाए। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग डालेंगे, वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी होता है द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। उस बार डिस्टेंस था, इस बार डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, दैट मीन्स अगर इसको इंडिकेट किया जाएगा तो फिर से v से ही इंडिकेट करेंगे, बट इसके ऊपर अब लगेगा एरो, बिकॉज ये कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी होगा, डिस्प्लेसमेंट आ चुका है। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो v वेक्टर बराबर नीचे ऊपर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यूनिट वही रहेगा मीटर पर सेकेंड, क्वांटिटी कैसा हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। इसका अगर देखा जाए डायमेंशन तो LT इनवर्स। ठीक है, ये सब तो पता होगा, आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया था कितना डायमेंशन होता है। चलिए अब फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसमें दो तरह का वेलोसिटी। क्या क्या, मान लो कोई पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया, यहां तक पहुंचा। ठीक है, तो जब ये चलना शुरू किया तो उसमें मैंने क्या बताया था, वो इनिशियल पोजीशन होता है और ये फाइनल पोजीशन होता है। तो जब ये चलना शुरू किया तो उस समय इसका वेलोसिटी कुछ और होगा, तो उस वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। जब यहां तक पहुंच जाएगा, हो सकता है यहाँ पर वेलोसिटी चेंज कर जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को u से एंड फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए ये रेस्ट से चलना शुरू करता है तो u का वैल्यू हो जाता है 0 एंड फाइनली चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v माइनस 0 यानी कि v रहेगा। आई बात समझ में, कोई ज्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सिंपल है। अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की, सिर्फ स्पीड हटा दिया जाए, एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास हो जाएगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, दिस इज आवर एवरेज वेलोसिटी। मतलब कि फाइनल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस में हर एक चीज को जोड़ करके निकालते हैं, बट जब डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी तो हमेशा फाइनल पॉइंट में तो इनिशियल पॉइंट घटाना पड़ेगा बाय t2 माइनस t1। डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही निकलता है, मैंने क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट जब भी निकालना हो, हालांकि ये चीज हमेशा वैलिड नहीं है, हम सबसे पहले ये चीज देखेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना आया, वो माइनस होकर के आ रहा है, वो पाइथागोरस लग करके आ रहा है, वो वेक्टर तय करेगा कि वेक्टर से हमें कैसे लाना है। ठीक है, वो लाने के बाद बटे t2 माइनस t1, यहां से निकल जाएगा एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात की जाए, सेम चीज हो जाएगा dx अपॉन dt, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया जाए। ठीक है, सिमिलरली इसको उठा करके यहाँ पर रख देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह के इक्वेशंस निकल करके आ जाएंगे। ठीक है, कि अगर हमें वेलोसिटी दिया हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट उसे इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं, बाकी वही चीज है पूरा का पूरा। ठीक है, वीडियो काफी लंबी हो रही है, चलिए एक चीज और, एक एक्सेलरेशन बता करके इसको थोड़ा स्टॉप किया जाए, फिर अगले वीडियो में।
चलिए अगला है टर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम लोग कहते हैं v माइनस यू बाय टी को, ठीक है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। और ये एक्सेलरेशन जो होता है डिफाइन क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और ये अपने आप में ही एक एवरेज एक्सेलरेशन है, ठीक है। क्या हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, क्या हो गया, एवरेज एक्सेलरेशन हो गया। अगर इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो dv बाय dt, ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगर यहां से dv बराबर लिखा जाए तो a dt इंटीग्रेशन ऑफ dv इंटीग्रेशन ऑफ a dt, v बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a dt। मतलब वेलोसिटी अगर हमें चाहिए तो एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करके भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी अगर हमें चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हैं। बट हमारे पास गिवन क्या है उस पर डिपेंड करता है, हमारे पास एक्सेलरेशन गिवन है या हमारे पास डिस्प्लेसमेंट गिवन है, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग निकालेंगे। अच्छा, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वांटिटी कैसा है, ये वेक्टर क्वांटिटी है एंड इसका डायमेंशन क्या है, LT इनवर्स 2 होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 तरह के जो होते हैं वो कहां से आए। हालांकि आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे, ठीक है, बट यहां पर कुछ डिफरेंट मेथड होगा। कैलकुलस के थ्रू हम लोग जानेंगे कि तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन और एक एक्स्ट्रा इक्वेशन ऑफ मोशन, 4th, जो आप लोगों ने शायद क्लास 9th में पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, खैर कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा ग्राफ्स के बारे में जानेंगे एंड देन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक काइनेमेटिक्स का रिलेटिव वेलोसिटी, शायद अगले लेक्चर के बाद, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें, क्वेश्चन बनाते रहें, ठीक है, और जुड़े रहें।